हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कुमल सिंह चौहान और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जिसमें हम समझेंगे कि लॉ का क्या मीनिंग होता है, क्या इसकी डेफिनेशंस हैं, इसके नेचर और फीचर्स को, अलोंग विद द सोर्सेज ऑफ लॉ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अक्सर जब हम लॉ वर्ड को सुनते हैं, हमारे दिमाग में लॉयर्स, कोर्ट्स और जजेस की इमेज आती है। बट आफ्टर ऑल इसका मीनिंग क्या होता है, ये जान लेते हैं। लॉ जो शब्द है, इसका ओरिजिन हुआ है टेक्टोनिक या जर्मन वर्ड लैग से, जिसका मतलब होता है डेफिनेट, विच मीन्स सर्टेन या निश्चित तौर पे। कुछ रिसोर्सेज में आपको इसका मीनिंग मिलेगा टू फिक्स समथिंग, बट जितना मैंने रिसर्च किया है, डेफिनेट सीम्स टू बी द राइट मीनिंग। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने डिफाइन किया है लॉ को एज अ रूल ऑफ कंडक्ट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज बाइंडिंग एंड इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटी, जिसका मीनिंग है कि लॉ ऐसे रूल्स हैं इंसान के बिहेवियर या कंडक्ट से रिलेटेड, जिनको ना ही सिर्फ रिकॉग्नाइज किया जाता है, बल्कि ये नेचर में बाइंडिंग होते हैं। लोगों को इनको ओबे करना होता है, ये बाध्यकारी होते हैं और एक अथॉरिटी के द्वारा ही इन्हें बनाया जाता है और इन्फोर्स किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऐसे रूल्स या सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि इंसानों और सोसाइटी के बिहेवियर को निर्धारित या रेगुलेट करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, अपना क्या कंडक्ट या आचरण रखना है, क्योंकि लॉ इंडिविजुअल्स पर बाइंडिंग होता है। इंडिविजुअल्स को इन्हें ओबे करना होता है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। और लॉज बनाए किनके द्वारा जाते हैं? ये बनाए जाते हैं एक स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा, जो कि ना ही सिर्फ इन लॉज को बनाती है बल्कि इनको इंप्लीमेंट भी करती है। तो लॉ के मीनिंग को समझ लेने के बाद इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को जान लेते हैं। सबसे पहले आती है जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन, जिसमें वो बताते हैं कि लॉ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ऐसे लोगों द्वारा सेट किए जाते हैं जो कि पॉलिटिकली सुपीरियर हों। तो वो बता रहे हैं कि लॉ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि एक सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी द्वारा बनाए जाते हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन। इसके बाद आती है साल्मन की डेफिनेशन, जो कि कहते हैं लॉ ऐसे प्रिंसिपल्स या सिद्धांत हैं जो कि स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करके या अप्लाई करके वो जस्टिस एडमिनिस्टर करती है। Law is the body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice. तो ये सब समझ लेने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि लॉ क्या होता है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको अब? लॉ ऐसे डेफिनेट रूल्स होते हैं जो कि एक ह्यूमन के बिहेवियर या कंडक्ट से रिलेटेड होते हैं और जिनको कि स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा बनाया और इन्फोर्स किया जाता है। ये लॉज बाइंडिंग होते हैं और अगर इन्हें कोई वायलेट करता है तो उसको स्टेट द्वारा पनिश किया जा सकता है। एक लाइन में मैंने लॉ को एक्सप्लेन कर दिया है। नोट डाउन कर लो इस स्टेटमेंट को या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हम आज इस टॉपिक को समझ रहे हैं पॉलिटिकल थियोरी के पर्सपेक्टिव में। तो उसमें लॉ का कंसर्न किससे होता है? Laws are concerned with regulating man's behavior as the member of an organized society. एक इंसान का सोसाइटी में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये निर्धारित किया जाता है लॉज द्वारा। तो ये होता है लॉ का मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब आ जाते हैं लॉ के नेचर पर। अगर हमें लॉ के नेचर और फीचर्स को प्रॉपरली समझना है तो सबसे पहले हमें दो तरीकों के लॉज के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। पहला है डिस्क्रिप्टिव या साइंटिफिक लॉ,
दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव लॉ। ईजीएस्ट तरीके से मैं आपको समझा रही हूं कि डिस्क्रिप्टिव और साइंटिफिक लॉ क्या होता है। देखो, कोई भी ऐसा लॉ जो किसी साइंटिफिक फिनोमेना या नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करता हो, वो डिस्क्रिप्टिव या साइंटिफिक लॉ होता है। जैसे कि आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसके अलावा लॉज रिलेटेड टू द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। E=mc² फॉर्मूला पता है ना आपको? तो ऐसे लॉज को कहा जाता है साइंटिफिक लॉज। ये यूनिफॉर्मिटी और रेगुलरिटी पर आधारित होते हैं। इनमें सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। आप बार बार इसको टेस्ट करोगे, बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब एप्पल को आप हवा में उछालते हो तो वो वापस नीचे तो आएगा ही ना। वर्ल्ड की किसी भी जगह में आप ये एक्सपेरिमेंट कर लो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटीज एंड रेगुलरिटीज। और ऐसे लॉस को चेंज नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कोई नई डिस्कवरी ना हो जाए जो पुराने लॉस को निगेट कर दे। इसके बाद आते हैं प्रिस्क्रिप्टिव लॉ। ये होते हैं मैन मेड लॉज। कोई भी ऐसा लॉ जो मैन ह्यूमन द्वारा बनाया गया है वो प्रिस्क्रिप्टिव लॉ कहलाता है। इसको सोसाइटी द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। इंसानों के बिहेवियर को यह रेगुलेट करता है। ये ह्यूमंस पर बाइंडिंग होता है। फॉलो ना करने पर पनिशमेंट दी जा सकती है और समय के साथ साथ चेंज भी किया जा सकता है। इसमें आप एडिशंस भी कर सकते हैं। तो कोई भी ह्यूमंस द्वारा बनाया गया लॉ प्रिस्क्रिप्टिव लॉ का एग्जाम्पल है। जैसे कि पीनल कोड। तो हमारा जो पॉलिटिकल थियोरी में कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्टिव लॉ से है, ना कि डिस्क्रिप्टिव लॉ से। इसी के फीचर्स को हम समझने वाले हैं। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लॉ? इसे आप फीचर्स भी बोल सकते हो, नेचर भी बोल सकते हो। और मैंने पहले ही इतने आसान तरीके से आपको लॉ का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि फीचर्स समझना तो अब आपका बाएं हाथ का खेल है। मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। सो फर्स्टली, लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द स्टेट। वो ये है, ये ऐसे रूल्स होते हैं जो एक स्टेट में ह्यूमन बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। पीपल हैव टू फॉलो द लॉ। अगर ये रूल है कि 18 साल से नीचे का इंडिविजुअल वोट नहीं कर सकता तो वो नहीं कर सकता। इनको स्टेट के द्वारा ही बनाया जाता है और इंप्लीमेंट किया जाता है। आपको पता है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर लॉज को बनाती है, एग्जीक्यूटिव उनको इंप्लीमेंट करता है और इंटरप्रेट कौन करता है? जुडिशरी करती है। और लॉ के थ्रू क्या होता है? ऐसे डिसीजंस, वैल्यूज या रूल्स बनाए जाते हैं जो कि राज्य के लोगों को फॉलो करने होते हैं, उन पर बाइंडिंग होते हैं। स्टेट के पास अथॉरिटी होती है इन लॉज को बनाने की और लोगों द्वारा फॉलो करवाने की। एंड ईच लॉ इज अ फॉर्म्युलेटेड विल ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या है कि हर लॉ जो स्टेट बनाती है वो स्टेट की विल या इच्छा को रिफ्लेक्ट करता है। स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो उसकी विल के अगेंस्ट है। इसलिए कहा जाता है दैट लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन। स्टेट के पास सॉवरन पावर या अल्टीमेट अथॉरिटी होती है ओवर द लॉज। और हम सभी ये जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में विल ऑफ द स्टेट का क्या मतलब होता है? इट मीन्स द विल ऑफ द पीपल ऑल्सो। जो इच्छा इंडिविजुअल की होगी वही स्टेट की होगी और वही रिफ्लेक्ट होगी किसमें? स्टेट के लॉज में। और अगर कोई लॉ को वायलेट करता है, उसका हनन करता है, तो उसको स्टेट के द्वारा पनिश किया जा सकता है। स्टेट के पास ये भी अथॉरिटी होती है। इसको कोअर्सिव पावर बोलते हैं, विच मीन्स कि स्टेट के पास पावर है फोर्स को यूज करने की, पनिशमेंट को यूज करने की। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं तो स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि अपने लॉज के थ्रू वो आपको 2 साल के लिए जेल भिजवा सकती है।
या आपसे हैवी फाइन ले सकती है। एंड लॉ की भी वेरियस टाइप्स होती हैं, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूं। वहां पर मैं एक एक करके सभी टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगी। सम ऑफ द टाइप्स ऑफ लॉ आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। इसके अलावा नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, रिलीजियस लॉ और नेचुरल लॉ भी इसका एग्जाम्पल हैं। और ऐसी कई सोर्सेस हैं या स्रोत हैं जो कि आधार बनती हैं लॉ का, जिनके थ्रू लॉ को डिराइव किया गया है। एंड दैट इंक्लूड्स कस्टम्स, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल डिसीजंस। बस थोड़ी देर में इसको समझने वाले हैं हम। नाउ लॉ का पर्पस क्या होता है? एक पर्पस तो यही है कि ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करता है। वो हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये लोगों की फ्रीडम और उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स। लॉज ये इंश्योर करते हैं कि अगर एक इंसान को किसी भी प्रकार का कोई खतरा है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो कोर्ट्स का सहारा ले सकता है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है ताकि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो लॉज इंडिविजुअल को पीस, प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और ऐसी कंडीशंस इंश्योर करते हैं जिनके थ्रू उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से दूर रहे। इसीलिए लॉ सेटल्स डिस्प्यूट्स अमंग द पीपल। लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लॉ के द्वारा ही सेटल किया जाता है कोर्ट्स में। तो जैसे कि अगर प्रॉपर्टी का कोई मसला है तो उसे प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है लॉ का। या अगर कोई इंडिविजुअल कोई क्राइम करता है तो लॉ इंश्योर करता है कि उस इंसान को सजा मिले, और इसी प्रकार लॉ सभी लोगों को प्रोटेक्ट भी तो कर रहा है। ये भी तो इसका एक पर्पस है। और ये किसी एक पर्टिकुलर इशू से डील नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे टॉपिक से डील करता है, जैसे कि क्राइम, बिजनेस, सोशल रिलेशनशिप्स, प्रॉपर्टी, फिनेंस और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल स्फेयर। और क्योंकि लॉ का बाइंडिंग नेचर होता है, लोगों को इसको फॉलो करना होता है, और इसी वजह से लोग सोसाइटी में अपना एक अच्छा बिहेवियर या गुड कंडक्ट रखते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो ऐसे में स्टेट द्वारा लॉज के थ्रू उन्हें पनिश किया जा सकता है। तो ये होते हैं लॉ के फीचर्स। नाउ कम्स द सोर्सेज ऑफ लॉ। हिंदी में इन्हें स्रोत कहा जाता है। तो ऐसी कई सोर्सेस हैं जिनके थ्रू लॉ को डिराइव किया गया है, लेकिन क्योंकि हम इन्हें पॉलिटिकल थियोरी के अंडर समझ रहे हैं, हम बहुत ही एक सिंपल क्लासिफिकेशन रखने वाले हैं। मेनली हम जो सोर्सेस डिस्कस करने वाले हैं वो है कस्टम्स, रिलीजन, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस और स्टैंडर्ड वर्क्स एंड कमेंट्रीज। द फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ इज कस्टम्स, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है प्रथाएं। ये सबसे ओल्डेस्ट और एक इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉ की। कस्टम्स में आती हैं ऐसी प्रैक्टिसेस जो लोग लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं। कोई भी प्रैक्टिस जब एक लंबे समय तक फॉलो की जाती है तब वो एक कस्टम बन जाती है। और फिर कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं जिनको कि एक स्टेट अपने लॉ का पार्ट बना लेती है, क्योंकि वो यूजफुल होते हैं लोगों के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये लॉ का एक सोर्स बन जाती हैं। इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से एक आप बता सकते हैं साउथ कोरिया का सिविल कोड। वो कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करता है एज अ सोर्स ऑफ लॉ। इसके अलावा इंग्लैंड का कॉमन लॉ, जो कि अनरिटन है, वो भी मेजरली कस्टम्स पर आधारित है। आप इंडिया का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत से ऐसे कस्टम्स हैं जिन्हें लॉ का पार्ट बनाया गया है, जैसे कि हिंदू मैरिजेस में 7 फेरे लिए जाते हैं। ये एक कस्टम है और इस कस्टम को हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज करता है।
इसको कोडिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। सेकेंड सोर्स ऑफ लॉ इज रिलीजन या धर्म। जब एक धर्म, एक रिलीजन, उसकी टीचिंग्स और उसके प्रिंसिपल्स सोर्स या स्रोत बनते हैं लॉ का, ऐसे में रिलीजन बन जाता है एक सोर्स ऑफ लॉ। क्योंकि देखिए, हर रिलीजन आपको कुछ टीचिंग्स प्रोवाइड करता है, कुछ प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों की बात करता है। उन्हीं टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स को एक स्टेट अपने लॉ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है शरिया लॉ, जो कि कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स पर बेस्ड है। और ये वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है, जैसे कि क्राइम, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या इवन पर्सनल मैटर्स। और ऐसे देश जहां पर इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, वहां पर शरिया लॉ एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है, लाइक इन सऊदी अरेबिया। तो ये होता है रिलीजन एज सोर्स ऑफ लॉ। इसके बाद आती है लेजिस्लेशन। एज स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये तो आपको पता होना चाहिए, लेजिस्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉ की। और ये क्या होता है? जब लॉज एक लॉ मेकिंग बॉडी द्वारा बनाए जाते हैं। ये ऐसे लॉज होते हैं जो कि स्टेट की विल को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जानते हैं कि डेमोक्रेसीज में स्टेट की विल क्या होती है, जो कि लोगों की इच्छा होती है। तो ये जो लॉज होते हैं ये स्टेट की विल को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ऐसा करके ये पब्लिक ओपिनियन को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जनता की विल पर ये आधारित होते हैं। और ना ही सिर्फ लॉज को बनाया जाता है लेजिस्लेचर द्वारा, बल्कि उनको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और इंटरप्रेट किनके द्वारा किया जाता है? जुडिशरी द्वारा। तो इसको हम सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं। सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है जब लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर द्वारा की जाती है, विधान पालिका द्वारा की जाती है। वहीं लेजिस्लेचर के अलावा कोई और बॉडी जब लॉज को बनाती है, लॉ मेकिंग करती है, उसको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव अगर कोई लॉ मेकिंग करता है वो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आएगी। इसके अलावा जुडिशरी भी अगर कोई रूल्स बनाती है वो भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का पार्ट होंगे। तो लेजिस्लेशन एज सोर्स ऑफ लॉ का एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट, अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट सोर्स ऑफ लॉ इज जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स। जुडिशियल डिसीजंस होता है न्यायिक निर्णय, और प्रेसिडेंट्स होता है न्यायिक पूर्व निर्णय। तो जब जजेस अपना कोई भी डिसीजन देते हैं एक केस में, प्रॉपर एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद, वो कहलाता है जुडिशियल डिसीजंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ बनते हैं। कैसे? ये जो डिसीजंस होते हैं ये प्रेसिडेंट्स बनते हैं फ्यूचर गाइडेंस के लिए। प्रेसिडेंट्स होती हैं ऐसी जजमेंट्स या डिसीजंस जिन्हें पास्ट में डिसाइड किया जा चुका है, और जो एक एग्जाम्पल सेट करती हैं फ्यूचर केसेस के लिए। इसीलिए इन्हें प्रेसिडेंट्स कहा जाता है, कि एक एग्जाम्पल सेट करना। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूं। सपोज कीजिए कि आप एक जज हैं, आप एक केस पर एक डिसीजन दे देते हैं, और वो डिसीजन एक एग्जाम्पल सेट करता है, एक प्रेसिडेंट बन जाता है फ्यूचर केसेस के लिए। तो आज से 10 साल बाद ऐसा ही कोई सिमिलर केस जजेस के सामने आता है, तो वो आपके केस को रेफर करेंगे। सो जजेस में अडॉप्ट प्रेसिडेंट्स टू इंश्योर दैट जो केसेस हैं विद सिमिलर लीगल सर्कमस्टेंसेस, उनको सिमिलरली ट्रीट किया जाए। एक जैसे केसेस जिनके एक जैसे हालात हैं, उनमें एक तरीके की जजमेंट दी जाए। तो ये होते हैं जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स एज सोर्स ऑफ लॉ। इंडिया के केस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस हैं जो कि दिए गए हैं। उनमें से एक है केशवानंदा भारती केस, या केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस।
ये एक इम्पॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन था जो कि आधार बना किसका? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन था, वो था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये किससे रिलेटेड था? नीचे कमेंट करके बताना। तो जब जजेस कोई डिसीजन देते हैं और वो लॉ के प्रति कंट्रीब्यूट करता है, ऐसे में जुडिशियल डिसीजंस बन जाते हैं सोर्स ऑफ लॉ, एंड दीज डिसीजंस आल्सो सर्व एज प्रेसिडेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है स्टैंडर्ड वर्क्स एंड कमेंट्रीज। ऐसे बहुत से थिंकर्स, जूरिस्ट और स्टेट्समैन हैं जो लॉ से रिलेटेड अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। जूरिस्ट होते हैं ऐसे लोग जिन्हें लॉ की नॉलेज होती है। स्टेट्समैन होते हैं राजनीतिज्ञ। तो कई बार ऐसा होता है कि इन स्कॉलर्स के जो ओपिनियंस होते हैं, जो इनके व्यूज होते हैं, वो कोर्ट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन व्यूज के आधार पर कोर्ट्स डिसीजंस देते हैं और कई बार वो लॉ में इनकॉर्पोरेट कर लिए जाते हैं, शामिल कर लिए जाते हैं। तो ऐसे मेन थिंकर्स की, जूरिस्ट की जो कमेंट्रीज होती हैं, जो वर्क्स होते हैं, वो एक सोर्स बन जाते हैं लॉ का। इंग्लैंड के ऐसे ही जूरिस्ट हैं विलियम ब्लैकस्टोन, जिनकी कमेंट्रीज को एक सोर्स ऑफ लॉ माना गया है इंग्लिश कॉमन लॉ द्वारा। इन्होंने इनफैक्ट राइट टू प्रॉपर्टी के सपोर्ट में अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं। इसी प्रकार यूएस में है जोसेफ स्टोरी और जेम्स केंट। जोसेफ स्टोरी भी एक ऐसे जूरिस्ट थे जिनके ओपिनियंस के बेस पर रूलिंग्स दी गई हैं। तो इस प्रकार स्टैंडर्ड वर्क्स एंड कमेंट्रीज ऑफ थिंकर्स, जूरिस्ट एंड स्टेट्समैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है इनके अलावा और सोर्सेज नहीं है, और भी हैं, लेकिन मैंने यहां सिर्फ मेजर सोर्सेज ऑफ लॉ को डिस्कस किया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि लॉ क्या होता है, इसका क्या नेचर है, क्या इसके फीचर्स हैं, और ऐसी कौन सी सोर्सेज हैं जिनके थ्रू लॉ को डिराइव किया गया है। सो आई होप टुडेज टॉपिक वाज क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।